नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। नए बदलाव के साथ एक बार फिर से हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रयास यही होगा कि हमारी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उनमें करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न आपका गलत ना रहे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हैं कल से जो बदलाव हुए हैं उसमें आप देखते होंगे सबसे पहले आपको वन लाइनर फैक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो पहला फैक्ट आपको देखने को मिल रहा है ये कह रहा है 75वें कांस फिल्म महोत्सव की बात कर रहा है और बोला जा रहा है कि 75वें कांस फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित किए जाने वाले मार्चे ड्यू फिल्म में आधिकारिक रूप से किस देश को सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पे भारत को सम्मानित किए जाने की बात की गई है, भारत याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो बोला गया है 3 मई 2022 को किसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जो है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक एक संस्था है जिस संस्था के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान प्राप्तकर्ता कौन है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया उसमें प्रथम 3 स्थान पर नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन रहे हैं। भारत की यदि बात की जाए इस सूची में तो भारत का जो स्थान है वो 150वां स्थान भारत का है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 142वां था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत की जो मीडिया है उसका स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है और उसी के आप देखते होंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वां स्थान भारत रखता है। अगला है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो FAO द्वारा जारी की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल भू सतह का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है। तो आज के समय में पूरे भू सतह का लगभग 31% जो क्षेत्र है वो वन आच्छादित है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। तो इसका नाम है ओपन, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी हम फैक्ट देख रहे हैं और फैक्ट देखने के क्रम में ये चीजें हैं, पिछले महीने की घटनाक्रम है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला बोला गया है भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत का मुख्य G20 समन्वयक जो है वो हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। अगला है वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा और इसको लेकर प्रगति मैदान में तैयारियां अभी भी आप कह सकते हो लगातार अभी से हो रही हैं। देश के नए थल सेनाध्यक्ष कौन हुए हैं। तो आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो हैं हमारे नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला है विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया। आपको पता होना चाहिए 24 से 30 अप्रैल के बीच विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। अगला फैक्ट जो आपका है वह है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय क्या है। इसका विषय है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। ये तो हो गए वन लाइनर जो आपको रिकैप के लिए संदर्भ में रखे जाते हैं। अब यहाँ से एक एक प्रश्न अच्छे से देखना है, ठीक है। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो पहला बोला जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहा परावेग फील्ड पैक क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा परावेग फील्ड पैक क्या है। अब यहाँ से करंट अफेयर्स आपका विधिवत शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे आपको चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान देना है। क्या बोला जा रहा है परावेग फील्ड पैक क्या है। एक ड्रोन डिफेंस तकनीकी, एक एंटी टैंक मिसाइल, एक बैटरी या इनमें से कोई नहीं। बताएं परावेग फील्ड पैक क्या है। और आपको बता दें कि परावेग फील्ड पैक जो है इसको बेंगलुरु के एक स्टार्टअप द्वारा बनाया गया है। कहाँ के?
बेंगलुरु के एक स्टार्टअप द्वारा इसको तैयार किया गया है। और इसके बारे में आपको बता दें कि एक आप कह सकते हो सैन्य गठबंधन है जिसको बोलते हैं नाटो। नाटो इसको खरीदने का इच्छुक है, नाटो इससे संबंधित डील करने का इच्छुक है, इसीलिए ये चर्चा में है। और आपको बता दें ये फरावेग फील्ड पैक जो है एक विशेष प्रकार की बैटरी है जिससे आप कह सकते हो विशेष परिस्थितियों में भी जो हमारे जवान हैं, जो नाटो के जवान हैं, उनको आप कह सकते हो विद्युत सप्लाई मिल सकेगी, जिससे वो अपने डिवाइसों को चार्ज कर सकें और अपने हथियारों को भी रेडी कर सकें। तो ये आपको याद रखना है कि यह एक बैटरी है और बेंगलुरु के एक स्टार्टअप द्वारा इसको बनाया गया है। नाटो इसको खरीदने का इच्छुक है। अब नाटो की यदि हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? ब्रुसेल्स आपको देखने को मिलता है बेल्जियम में। और आपको बता दें ब्रुसेल्स में कुछ और संस्थाओं के हेडक्वार्टर हैं, कल इनकी चर्चा हुई थी, जैसे यूरोपीय कमीशन का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ वर्ल्ड कस्टम का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा और नाटो का हेडक्वार्टर आपका है ही। तो इतनी संस्थाओं के हेडक्वार्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक देश है एस्टोनिया। एस्टोनिया ये चर्चा में क्यों था? आपको बता दें कि एस्टोनिया जो देश है यहाँ पे नाटो की जो साइबर डिफेंस यूनिट है वो यहीं पर है। तो एस्टोनिया जो है विशेष रूप से साइबर क्राइम आप कह सकते हो साइबर वार जो है उसको नियंत्रित करने के लिए जो है जो इसका नाटो का जो विशेष बल है साइबर वार से लड़ने के लिए वो एस्टोनिया से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया आज का जवाब, ठीक है, आज के प्रश्न का जवाब। कल का जो प्रश्न था, जैसे मैंने बोला था कि सभी छात्रों को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, तो कल का जो प्रश्न था उसका जवाब जो दिया गया है उसके बारे में मैं भी बात कर लेता हूं क्योंकि वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत कम छात्रों ने आप में से जवाब दिया और जो जवाब यहाँ पे आया है वो बहुत अच्छा आया है। किन लोगों का अच्छा आया है उसके बारे में मैं बता देता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कल, जैसे कि रश्मि वर्मा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, विष्णुदेव कुमार ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, आपने पूरी जानकारी आपने बताई जितनी हो सकती थी। और कल का प्रश्न था और इसके साथ साथ ईशु प्रसाद ने जवाब दिया है। ईशु प्रसाद के साथ साथ यहाँ पे आपको बता दें 3 लोगों के जवाब बेहतर आए हैं, रश्मि वर्मा, विष्णुदेव कुमार और ईशु प्रसाद। उम्मीद करता हूँ कि आज कुछ लोग और भी प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें कि कल का जो प्रश्न था वो था वर्ल्ड T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको बता दें ये आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे किया जाएगा? वर्ल्ड T20 विश्व कप का आयोजन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। तो कल के प्रश्न का ये जवाब है और जिन्होंने अच्छा जवाब दिया है आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से इन्वॉल्व रहें क्योंकि यदि आप प्रश्न में किसी भी कक्षा में इन्वॉल्व रहते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है। अब आपको देखने को मिलेगा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? आप जानते हैं एडीज इजिप्टी नामक मच्छर होता है जिसके कारण से डेंगू फैलता है और यही मच्छर जो है कई अन्य बीमारियों का भी वाहक होता है, जैसे जीका वायरस का भी वाहक यही होता है। जीका वायरस के साथ साथ पीला ज्वर जो होता है, पीला बुखार, उसका भी वाहक यही होता है, यही मच्छर। साथ ही साथ चिकनगुनिया का भी वाहक यही मच्छर होता है और इसका सही उत्तर है 16 मई। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? और आज के समय में आप में से सभी, क्योंकि यदि आप हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, निश्चित रूप से एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास होगा, आपके पास एप्पल फ़ोन होगा। और यदि आपके पास फ़ोन होगा तो आपके मोबाइल में बहुत सारे OTT ऐप भी होंगे। और OTT ऐप के बारे में जिनको ना पता हो आपको बता दें, OTT का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जा सकता है।
OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। क्या होता है? ओवर द टॉप, ये OTT का फुल फॉर्म है। और आप जानते हैं आज के समय में आप सब OTT से काम चला रहे हैं। पहले के समय में क्या होता था कि हम DTH से काम चलाते थे, DTH से काम चलाते थे, डायरेक्ट टू होम, इसका फुल फॉर्म होता था डायरेक्ट टू होम। और आज भी टीवी को ज़्यादातर आप कह सकते हो अभी हम इसी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन में हम OTT प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म जैसे आपके हॉटस्टार हो गया, आपका नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब क्या है? ये सब OTT प्लेटफॉर्म है। और आपको बता दें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है प्रश्न में कि किस राज्य ने अपना OTT प्लेटफॉर्म, जैसे आप देखते होंगे हॉटस्टार ये निजी संस्थाओं का है, नेटफ्लिक्स आप देखते होंगे, अमेजन आप प्राइम आप देखते होंगे, ये सब निजी संस्थाओं का है। इसी प्रकार ये राज्य जो है ये अपना OTT लॉन्च करने जा रहा है। और ये राज्य कौन सा है? ये राज्य आपका है केरल। केरल राज्य का अपना स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर राज्य से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम, राज्य से संबंधित मूवियां दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो केरल इसका सही उत्तर है। अब केरल सही उत्तर है तो आपको बता दें कि केरल जो है ये भारत का कार्बन न्यूट्रल राज्य है। कार्बन न्यूट्रल राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। केरल, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन न्यूट्रल आप इसमें जोड़ लीजिएगा, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग वाला राज्य। क्या है? कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग वाला राज्य है केरल। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि यहाँ पे है कोच्चि शिपयार्ड। कोच्चि शिपयार्ड है और कोच्चि शिपयार्ड में INS विक्रांत तैयार किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें केरल राज्य सरकार ने अपने निवासियों के जीवन शैली में सुधार करने के लिए एक ऐप भी बनाया है, इसका नाम है शैली ऐप। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। शैली ऐप कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग वाला राज्य, साथ ही साथ कोच्चि शिपयार्ड वाला राज्य, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि OTT प्लेटफॉर्म वाला भारत का राज्य है केरल। चलें इसको बताएं, अच्छा प्रश्न है, विवादित भी है। चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को नागरिकता के अधिकार देने संबंधित कौन सा राज्य समाचार पत्रों की सुर्खियों में है? चकमा और हाजोंग नामक शरणार्थी की बात हो रही है। अब जब शरणार्थियों की बात आती है तो भारत में निश्चित रूप से विवाद होना तय है, क्योंकि शरणार्थी विभिन्न धर्मों के हैं और भारत सरकार ने जो अभी तक का प्रावधान किया है वो यही है कि हिंदू धर्म के जो शरणार्थी हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम देखें तो मुस्लिम कंट्री बहुत सारे हैं और यदि मुस्लिम कंट्री से मुस्लिम निकल के आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चिंताजनक है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात यहाँ पे की जा रही है। आपको बता दें चकमा और हाजोंग जो हैं ये दोनों के दोनों, एक तो यहाँ पे बुद्ध, आप भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, बौद्ध हैं, और एक यहाँ पे हिंदू हैं। यहाँ पे आपको बता दें हिंदू कौन है, तो चकमा जो हैं ये बुद्धिस्ट हैं और जो हाजोंग हैं ये हिंदू हैं। आपको बता दें कि ये दोनों जो शरणार्थी हैं ये पहले ये कहाँ रहते थे? पहले ये बांग्लादेश में रहते थे। बांग्लादेश में कहाँ पे रहते थे? चिटगांव हिल्स ट्रैक पड़ता है, चिटगांव हिल्स ट्रैक, पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे। हिल्स ट्रैक नामक स्थान पे ये रहते थे। धीरे धीरे वहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी बहुत है, मुस्लिम बहुसंख्यक देश है, तो वहाँ से इन अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार होना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये क्या हुए कि भारत में दाखिल हो गए। और भारत में जब दाखिल हुए तो ये सबसे पहले दाखिल हुए मिजोरम में। मिजोरम में कहाँ दाखिल हुए? मिजोरम में ये दाखिल हुए लुसाई हिल। तो ये धीरे धीरे लुसाई हिल्स में रहने लगे। लुसाई हिल्स के बाद जब ये भारत में आ गए तो पूर्वोत्तर के जो अन्य राज्य थे उनमें धीरे धीरे ये फैल गए। तो 1993 के बाद से ये पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी फैल गए और आज पूर्वोत्तर के ज़्यादातर राज्यों में जो बांग्लादेश से सीमा लगती है वहाँ पर ये देखे जाते हैं। तो इनको जो नागरिकता देने की बात की गई है, ये बात हुई है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से कहा गया है कि आप इनको नागरिकता दीजिए, और कहा किसने है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है। किसने कहा है? राष्ट्रीय
मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार हाजोंग और चकमा को जो है वो नागरिकता प्रदान करे। ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें एक और जनजाति आपको पता होना चाहिए, डारलोंग। डारलोंग जो जनजाति है ये विशेष रूप से त्रिपुरा में रहती है। त्रिपुरा की एक अल्पसंख्यक जनजाति है और हाल ही में इसको एसटी का दर्जा मिला, अनुसूचित जनजाति का इसको हाल ही में दर्जा मिला है डारलोंग को। ये कहाँ से संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस पर्वत पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? जवाब दीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ पे आयोजित किया गया है? यह मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया गया है। और जब माउंट एवरेस्ट की बात आती है तो नाम आता है नेपाल का, मतलब नेपाल में यह स्थापित किया गया है। नेपाल सरकार की सहायता से, अनुमति से माउंट एवरेस्ट पर यह बनाया गया है। नेपाल की बात हो रही है तो नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया, ये आपको पता होना चाहिए। नेपाल की मुद्रा के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि भारत के कई राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। यहाँ की राजधानी है काठमांडू। साथ ही साथ यह भी आपको पता होना चाहिए कि हम सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास हम करते हैं नेपाल के साथ, यह भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास भारत नेपाल के साथ करता है। और इसके साथ साथ बिहार के संदर्भ में यदि हम बात करें तो जयनगर से कुर्था रेल लिंक आपको याद रखना है। जयनगर टू कुर्था रेल लिंक, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया बताएं। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? चले, आप जानते हैं तेलंगाना की स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2014 में हुई थी। तिथि की यदि हम बात करें तो वो तिथि थी 2 जून की। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी दिवस को तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। तेलंगाना की बात करें तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जब तिथियों की बात आ रही है तो आपको पता होना चाहिए इस माह में 1 जून जो पड़ा था ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1 जून को 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और दूसरा विश्व मातृपितृ दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मातृपितृ दिवस और विश्व दुग्ध दिवस ये दोनों मनाए जाते हैं 1 जून को। यह भी आपको रट जाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जब बात आती है तेलंगाना की तो आपको बता दें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक आपको नेशनल पार्क देखने को मिलता है जिसका नाम है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। हैदराबाद की जब बात करते हैं, जब तेलंगाना की बात करते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट याद आना चाहिए जिसका नाम है तेलिया रुमाल। और तेलिया रुमाल जो है इसको जीआई टैग दिया गया था। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि तेलिया रुमाल जो संबंधित है वो पुत्ता पका गांव से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो तेलिया रुमाल तेलंगाना का है जिसको जीआई टैग दिया गया था। चलिए इस प्रश्न को बताएं। हाल ही में किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किसने लिया है आपको बताना है। तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्या बोला जा रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है? किस तिथि को? 18 दिसंबर को। बताएं। आपको बता दें तमिलनाडु राज्य है ये, तमिलनाडु इसका उत्तर है। इसके मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। इनका नाम पिछले दिनों मैंने आपको बताया था, याद भी होगा जब दिल्ली ये आए थे उस दौरान भी मैंने बताया था।
तो M.K. स्टालिन जो हैं ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, और संगीत अकादमी जो पुरस्कार थे उसके वितरण समारोह में मैंने आपको बताया कि उसका वितरण इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। अब तमिलनाडु की बात हो रही है तो आपको बता दें, तमिलनाडु सरकार ने पिछले दिनों पेंशन भोगियों के लिए, कि जो लोग पेंशन पाते हैं उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है प्रत्येक वर्ष संबंधित संस्था के पास। तो पेंशन भोगियों के जो जीवन प्रमाण पत्र होता है उसके लिए अभी तक उनको भटकना पड़ता था, विभिन्न संस्थाओं के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब यदि तमिलनाडु राज्य में कोई भी व्यक्ति पेंशन प्राप्त करता है तो उसको जीवन प्रमाण पत्र के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से समझौता कर लिया है, और ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ये मात्र कुछ रुपए की शुल्क पर आपका जीवन प्रमाण पत्र आपके द्वार तक पहुंचा देगा, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ 71वीं राष्ट्रीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई थी और उसमें भी तमिलनाडु राज्य जो है वो विजेता बना था, प्रथम स्थान पर था। चले इसको बताएं। हाल ही में एशिया हॉकी कप 2022 में भारतीय टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया? सबसे पहली बात यहाँ से ये पता चल जा रहा है कि एशिया हॉकी कप में भारत ने कांस्य पदक जीता। अब भारत ने कांस्य पदक जीता तो किसको हराकर जीता ये पूछा जा रहा है। बताएं किसको हराकर भारत ने ये पदक जीता है। और हॉकी की बात कर रहे हैं तो हॉकी की जो सर्वोच्च निकाय है उसको बोलते हैं FIH। FIH जो है ये हॉकी की सर्वोच्च बॉडी है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और इसके बारे में आपको बता दें कि 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्तमान समय में नरेंद्र ध्रुव बत्रा ये इसके प्रेसिडेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब किस देश को हराया? तो भारत ने यहाँ पे जापान को हराया। जापान के बारे में बता दें, जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है येन, और यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। मैंने कल आपको एक प्रश्न दिया था, किसी ने भी जवाब नहीं दिया, कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वो कौन था? हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उनका नाम क्या था? साथ ही साथ उनका नाम के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कब गिराया गया था। तो नागासाकी पे जो गिराया गया था वो 9 अगस्त को गिराया गया था, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था। इन पर गिराए गए बमों का क्या नाम था? तो आपको बता दें 9 अगस्त को जो नागासाकी पर गिराया गया था इसका नाम था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। और जो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था इसका नाम था लिटिल बॉय। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि जापान 4 द्वीपों पर विस्तारित देश है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, जिनमें जापान के प्रमुख शहर और जापान की जो राजधानी टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आज का जो होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1, जापान से संबंधित कुछ शहरों के नाम हैं, जैसे मिनीमाता, ठीक है, दूसरा नागोया, ठीक है, तीसरा क्योटो, चौथा सेंदई। ठीक है, तो ये जो 4 नाम मैंने दिए, मिनीमाता, नागोया, क्योटो और सेंदई, इनका संबंध पर्यावरणीय दृष्टि से कैसा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आज का ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करने जा रहा है? इनमें से कौन सा देश है जो अपना पहला डिजिटल जनगणना करने जा रहा है? चलिए, और आपको याद रखना है जातिगत जनगणना बिहार में शुरू होने वाली है। चलिए, कौन सा देश है जो पहली बार डिजिटल जनगणना करने जा रहा है? आपको बता दें ये जो देश है इससे भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम के साथ त्रिपुरा के साथ मेघालय के साथ साथ मिजोरम
भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है और इनकी कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। भारत की 4096 किलोमीटर सीमा लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस सीमा पर भारत की रक्षा करने के लिए बीएसएफ ज़्यादातर जगहों पर बीएसएफ तैनात है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। और बीएसएफ के जो डीजी हैं उनका नाम है पंकज कुमार सिंह, ये आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह। हमारा एक और केंद्रीय बल है जिसको बोलते हैं एसएसबी। एसएसबी के अभी नए डीजी बने हैं, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, एसएल थाउसेन। एसएल थाउसेन जो कि एक आईपीएस थे मध्य प्रदेश काडर के, उनको एसएसबी का डीजी बनाया गया है, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के बारे में कुछ जानकारी आप कर लीजिए। जैसे बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। ठीक है, इसके साथ साथ बांग्लादेश यूएस की जो वैक्सीन थी, कोविड वैक्सीन थी, उसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, ये आपको पता होना चाहिए। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो फोकस कंट्री था वह भी बांग्लादेश था। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया है, उसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए इसको बताएं, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार। अब यहाँ से एक हिंट आप ले सकते हो कि यह वहीं हो सकता है जहां पर बीजेपी का शासन ना हो, क्योंकि यदि बीजेपी का शासन होगा तो राजीव गांधी से संबंधित योजना वहां पर देखने को नहीं मिलेगी और नई योजना की शुरुआत तो एकदम नहीं होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप सर्च करिए कहाँ कहाँ बीजेपी का शासन है और उस आधार पे निकालिए, तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि संदेह में आपके 2 राज्य आएंगे, राजस्थान और केरल। तमिलनाडु भी बाहर हो जाएगा, मध्य प्रदेश भी आपका बाहर हो जाएगा। अब इसमें से किया किसने है? तो ये किया है राजस्थान ने, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और कलराज मिश्रा यहाँ पे राज्यपाल हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट आपको बता दूं राजस्थान के बारे में। तो आप जानते हो रामगढ़ विषधारी ये नया टाइगर रिजर्व यहाँ पे बना है राजस्थान में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो है राजस्थान, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो हमारी हेलिना मिसाइल का परीक्षण किया गया था वह भी राजस्थान में ही किया गया था। ठीक है, चले इसको बताएं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर समाप्त कर दिए हैं? फिजिकल स्टाम्प पेपर किसने समाप्त कर दिए हैं? वो राज्य कौन सा है जिसने फिजिकल स्टाम्प पेपर समाप्त कर दिए हैं? चले बताएं। ये जो राज्य है यहाँ पे जो आर्द्र भूमियां हैं वो हो गई हैं 6, और ये 6 आर्द्र भूमियों वाला राज्य है। यहाँ पे हरिके, कंजली, रोपण, ये 3 आर्द्र भूमियां तो पहले थी और 3 यहाँ पे नई बन गई हैं, नई आ गई हैं। कौन कौन सी? केशोपुर मियानी संरक्षण रिजर्व, इसके साथ साथ ब्यास संरक्षण रिजर्व और नंगलबंद जीव अभ्यारण्य। तो टोटल 6 आर्द्र भूमियां आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और ये राज्य है आपका पंजाब, 5 नदियों वाला राज्य है पंजाब, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, विश्व आर्द्र भूमि दिवस की जब हम बात करते हैं, मैंने आर्द्र भूमियों की बात की, तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और ये प्रत्येक वर्ष नहीं मनाया जाता, प्रत्येक 2 वर्ष पर ये मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, विश्व की पहली जो आर्द्र भूमि थी उसका नाम था कोबोर्ग प्रायद्वीप। कोबोर्ग प्रायद्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, वही देश ऑस्ट्रेलिया जहां पर T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। तो वहां पे जो कोबोर्ग प्रायद्वीप है ये पहला आर्द्र भूमि था विश्व का। वर्तमान समय में भारत में 49 रामसर स्थल देखने को मिलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को सितारा ये पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सितारा ये पाकिस्तान, देखो भारत का कोई खिलाड़ी तो हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान इतना लायक नहीं है कि भारत के किसी खिलाड़ी को ये पुरस्कृत करे। तो भारत के जो खिलाड़ी हैं वो तो हो गए इसमें से बाहर, मतलब महेंद्र सिंह धोनी हो गए बाहर। अब जो खिलाड़ी हैं वो तो वेस्ट इंडीज़ के हैं और पाकिस्तान के हैं। तो आपको बता दें, वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान डेरेन सैमी
जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को काफ़ी समय दिया है, जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर बनाने का प्रयास किया है, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। बी विकल्प इसका सही उत्तर है, डेरेन शमी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का जो ये सेशन था करंट अफेयर्स का, ये यहीं पे समाप्त होता है। और करंट अफेयर्स का सेशन अब आपको रविवार को छोड़ के प्रत्येक दिन लगातार मिलता रहेगा, तो आप सब इस सेशन से अवश्य जुड़ें और कहीं भी कोई कमी होती है बताएं। और आज का जो अभ्यास का प्रश्न है उसका जवाब आप लोगों को देना है। ये आज का प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिएगा। आज का प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने भारत की गेहूं की खेप को वापस लौटा दिया है? किस देश ने भारत की गेहूं की खेप को वापस लौटा दिया है? तुर्की, रूस, श्रीलंका, पाकिस्तान। आपको बता दें ये हमने भेंट नहीं किया था, हमने निर्यात किया था। आप बोलोगे गेहूं का निर्यात तो बंद है, लेकिन ये निर्यात इस रोक लगाने के पहले ही हो चुका था। और जब उस देश में पहुंचा तो उस देश ने कुछ आरोप लगाकर कि इसमें कुछ वायरस है, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो वो देश कौन सा है? क्योंकि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों पर लगातार चर्चा में है, संबंधों में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, क्योंकि भारत का गेहूं जिस पे आप कह सकते हो बहुत सारे देश जो है वो विश्वास करते थे, कहीं ना कहीं भारत के गेहूं के निर्यात को प्रभावित करने के लिए एक चाल है। तो ये किस देश ने किया है, ये आपको बताना है। ये आज का आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दीजिएगा। कल के 3 छात्रों ने जिन्होंने सबसे बेहतर जवाब दिया, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आज भी आप जवाब देंगे। और जब आप जवाब देंगे तो सिर्फ ऐसे नहीं बता देना, मान लीजिए रूस है तो ऐसे नहीं बता दोगे रूस इसका सही उत्तर है। आप उस देश के बारे में जितनी जानकारी लिख सकते हो वो जानकारी लिखोगे। गेहूं के बारे में बात हो रही है, गेहूं के बारे में जितनी जानकारी दे सकते हो, जैसे गेहूं के कुछ प्रकार, साथ ही साथ गेहूं के लिए कितना तापमान चाहिए, वर्षा का क्या अनुपात चाहिए, गेहूं के उत्पादन में कौन से राज्य प्रमुख हैं, गेहूं उत्पादन में कौन से देश सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं, जितनी जानकारी हो सकती है मैक्सिमम उतनी जानकारी आप लिखोगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।